विपक्षी दलों का जुटान है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। 31 अगस्त से आपको बता दें 1 सितंबर तक की बैठक होते हुए नजर आएंगी। मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। इसकी पुष्टि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। 2024 की जीत के बाद तय होगा पीएम फेस, ये बात कांग्रेस ने कही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की है क्योंकि एक तरफ जहां लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है, ना केवल लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, 2024 के अंदर विपक्ष कितना मजबूत है ये INDIA गठबंधन तय करेगा। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी किस राज्य के अंदर लड़ेगी, ये बात जो है वो इस मीटिंग के अंदर तय होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव और ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी तैयारियां तेज करने में जुटा है। विपक्षी दलों ने तीसरी मीटिंग के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को चुना है, लेकिन इस बीच इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हकीम हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ गए हैं। हकीम, क्या कुछ जानकारी है आपकी तरफ से, क्योंकि इस वक्त ये मीटिंग जो होने जा रही है वो महाराष्ट्र में होने जा रही है और खासतौर पर मुंबई में होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हैं बैठक को लेकर, क्या कुछ जानकारी है आपकी तरफ से? देखिए हम बात करते हैं, पहली बैठक जो है वो बेंगलुरु में, जिस तरीके से हम बात करेंगे तो बैठक जो है पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में, और तीसरी बैठक जो है वो मुंबई में महाराष्ट्र में होने जा रही है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और जिसमें बताया जा रहा है कि 26 दल जो है वो शामिल हो गए। 80 से ज्यादा जो है वो प्रमुख इनके जो नेता है वो भी बैठक में शामिल हो गए। 31 और 1 सितंबर को जो है ये बैठक होगी और उसके बैठक के तुरंत बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो सारी जानकारी दी जाएगी। अलग बताया ये भी जा रहा है कि इस समय जो है 11 सदस्यीय जो समिति होगी उसका गठन होगा और इंडिया का जो लोगो है वो भी लॉन्च होने की संभावना बताई। इस बीच अगर मैं 2019 में चली जाऊं हकीम, उस वक्त तस्वीर कुछ अलग थी। जब हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इस वक्त तस्वीर अलग है क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त हम देख रहे हैं काफी ज्यादा मजबूती से उभरी है। लेकिन अब मैं बात करूं कांग्रेस की, जिसके पास केवल और केवल 1 सीट लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र से है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। एनसीपी की भी अगर मैं बात करूं 5 महज उनके पास सीटें थी, अब उसमें भी टूट पड़ गई है। तो क्या तस्वीर जो है वो INDIA की रहेगी, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर वो मजबूत नजर नहीं आ रहे। देखिए पलक, 2014 और 2019 के पहले की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है वो एनसीपी और कांग्रेस जो है वो बड़े पैमाने पर अपनी सीटें लाती थी लोकसभा की। और साथ ही साथ अगर बात करें शिवसेना की तो आज भी अगर हम देखें तो शिवसेना के काफी जो सदस्य है वो लोकसभा में मौजूद है। लेकिन ये बात सही है कि शिवसेना में अब जो है वो दरार पड़ चुकी है, एनसीपी में भी जो है वो दरार पड़ चुकी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कोशिश जारी है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को किस तरीके से टक्कर दी जा सकती है और बीजेपी के आने वाले चुनाव में उनकी जो जीत है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसी पर जो है ये इंडिया लगातार अलग अलग बैठकें लेकर के जो है विचार विमर्श कर रही है। और 2024 का चुनाव भी अगर हम बात करें पलक, अगर इंडिया का ये जो गठबंधन है ये साबित रहता है और इसमें अगर कोई दरार नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती। इस बीच दरार का जब हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में शरद पवार को लेकर कई सारी खबरें जो है वो सामने आ रही थी कि ऐसी संभावना है कि वो बीजेपी के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, इन्हें अच्छा पद कैबिनेट के अंदर सुप्रिया सूले को मिल जाएगा, साथ ही शरद पवार के लिए भी नई जिम्मेदारी वो सोच रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में, क्योंकि बार बार ये बात शरद पवार कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन मुलाकात तो अजीत पवार के साथ हो रही। जी हकीम, देखिए पहले शरद पवार के बारे में हम लगातार कहते हैं, शरद पवार जो है एक मंगे हुए नेता है, सियासतकार है, जिनकी जो सियासत है कोई नहीं समझ सकता और ऊंट किस करवट बैठेगा ये आज बताना जो है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि शरद पवार की जो रणनीति होती है वो रणनीति आम लोगों के या फिर सियासतकार जो मंगे हुए लोग हैं उनसे भी समझ में नहीं आती, तो वो कौन सा दाव किस वक्त फेंकेंगे। जिस तरीके से हम बात करते हैं अब शिवसेना में जिस तरीके से दरार पड़ी थी उसी तरीके से एनसीपी में जो है दरार पड़ गई है। अजीत पवार एक गुट लेकर के बाहर निकल गए, 45 से ज्यादा विधायक उनके पास होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। भले ही पिछला आंकड़ा सामने नहीं आया है लेकिन काफी ज्यादा विधायक लेकर के जो है वो बाहर गए हैं
वही शरद पवार के पास जो बचे हुए कुछ लोग हैं उनको लेकर के वो अपनी आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। लेकिन इस बीच हकीम, क्या हम लेकिन ये मान सकते हैं कि जो ये मीटिंग 1 सितंबर को होने वाली है, शरद पवार उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे और कहा जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, क्या उनके द्वारा मार्गदर्शन जो है वो किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ पर ये वाली पार्टी इतनी सीटों पर लड़ेगी, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर, दक्षिण, हर जगह पर क्या शरद पवार जो है मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे, या फिर ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की होगी या नीतीश कुमार की होगी? नहीं, बिल्कुल शरद पवार को जो है वो अहम स्थान जो है इस बैठक में दिया जाएगा, क्योंकि शरद पवार जो है उनका तजुर्बा काफी दिनों का सियासत में रहा है और इसी को लेकर के वो रणनीतिकार भी जो है उन्हें माना जाता है। बड़े अच्छे पैमाने पर जो है वो सियासत करते आए और रणनीति भी करते आए हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में किस तरीके से किस पार्टी के लिए क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ना है, बीजेपी को किस तरीके से टक्कर देनी है, इसके लिए उनकी जो भूमिका है शरद पवार की वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आने वाले जिस तरीके से गठबंधन का ये जो बैठक होगी इसमें शरद पवार लीड करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच हकीम, अगर हम एक तरफ बात करते हैं तो हमने INDIA गठबंधन की बात करी, अब आते हैं बीजेपी पर। बीजेपी की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। पहले अगर मैं 2019 की बात करूं, बीजेपी को अच्छी खासी सीट जो है वो वहां पर मिली, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे अब उनके साथ हैं, यानी कि जब हम बात करें शिवसेना एक गुट जो है वो उनके पास आ गया है, फिर हम एनसीपी के पास चलते हैं, 5 सीटें तो हैं लेकिन एनसीपी भी इस वक्त उनके साथ है। तो इस वक्त बीजेपी की अगर मैं बात कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, काफी ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थिति मजबूत नजर आ रही है। देखिए पलक, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब यह डर सताने लगा है कि अगर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन ऐसे ही रहता था तब कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी टक्कर और बड़ा सामना जो है वो करना पड़ता था महाराष्ट्र में। लेकिन अभी भी हालात इसी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं, लोगों के जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ जो है वो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है और इसी को जो है वो समाप्त करने का जो लगातार प्रयास है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है वो बड़े पद पर यानी कि सीएम पद पर जो है उन्होंने दिखा करके जिस तरीके से खेल किया, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी का पलड़ा कितना भारी होगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अभी भी शरद पवार जो है वो बीजेपी या फिर अजित पवार के साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी देने के लिए, पूरा एनालिसिस हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति का देने के लिए। तो इस वक्त समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या INDIA का गठबंधन मजबूत होगा या फिर बीजेपी इस वक्त 2024 में खेला कर जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करें 2024 की, तो उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। उत्तर प्रदेश से भी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जहां 2024 की तैयारियों को लेकर BSP की अहम बैठक है। ये वही BSP है जिसकी 2019 के अंदर 10% सीटों के अंदर इजाफा होते हुए नजर आया था। गठबंधन इस वक्त बीजेपी के साथ भी नहीं है और INDI के साथ भी BSP नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि BSP अकेले किस तरीके से 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों पार्टियों को मात देगी। अहम बैठक है, 23 अगस्त को BSP सुप्रीमो मायावती ने यह बैठक बुलाई है। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। मुख्य जोन इंचार्ज जिला अध्यक्ष के साथ भी आपको बता दें कि ये बैठक जो है वह करते हुए BSP नजर आई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बीच मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी, उनके द्वारा क्या ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है उसका फीडबैक लिया जाएगा। संगठन का और ज्यादा विस्तार किया जाए, क्योंकि किसी भी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी विचारधारा, संगठन कितना मजबूत है, धरातल पे किस तरीके का है, ये एक बड़ा आपको बता दें चुनौती रहती है। बूथ गठन को लेकर भी बैठक पर चर्चा होगी। कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने जहां कमर कस ली है, तो BSP भी आगे नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर BSP सुप्रीमो मायावती बैठक बुला रही है और इस बीच ये बैठक लखनऊ में 23 अगस्त को होनी है। इस मीटिंग में मायावती के साथ मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। इस दौरान सभी से संगठन विस्तार, बूथ गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही संगठन विस्तार और कैडर कैंप की तैयारियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सीधा उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि 80 सीटें और 80 सीटों के ऊपर क्या कुछ BSP की स्थिति रहेगी, इस पर बड़ा सवाल उठता है प्लानिंग को लेकर कि किस तरीके का रोड मैप जो है वह आगे का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल सीधा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं।
अंकुश, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि इस वक्त बीएसपी भी तैयार है 2024 के रण के लिए। बीएसपी वो पार्टी है जो ना बीजेपी के साथ है और ना ही विपक्षी गठबंधन INDIA के साथ है, लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण पार्टी है क्योंकि 2019 के अंदर 10% इजाफा जो है सीटों का बीएसपी का देखने को मिला था। ओवर टू यू अंकुश। देखिए पलक, क्योंकि 2024 को लेकर के सभी तैयारियां एकजुट, जो सभी पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो भी सपा ने कल ही जो है कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने जीत का मंत्र दिया था कार्यकर्ताओं को। साथ ही ये भी कहा था कि जो सपा सरकार में जो हमारे द्वारा कार्य कराए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उपलब्धियां गिनाई जाए। जैसे कि बीजेपी करती आ रही है, लगातार जितने भी जो सम्मेलन होते हैं कहा जाता है कि केंद्र की और उत्तर प्रदेश की जो भी उपलब्धियां हैं वो लोगों को बताई जाए, ताकि हम उस आधार पर लोगों से वोट मांगने की अपील कर सकते हैं। वही कारण है कि अब जो है बहुजन समाज पार्टी भी जो है बुधवार को यानी कि कल 23 अगस्त को बैठक बुलाई है। ये अहम बैठक है और जिसमें आपको बता दें कि जिसमें जोनल अधिकारी, जोनल इंचार्ज तो होंगे ही, साथ साथ जो संगठन के अन्य अधिकारी भी होंगे और बूथ स्तर पर जो है जो पार्टी को मजबूत करना है वो कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे उस बैठक में। कुल मिला के ये है मकसद कि बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन को ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ा जाए। टोकने के लिए माफी चाहूंगी, दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि पीछे अंकुश ये भी सूचना आ रही थी कि बीजेपी इस वक्त बीएसपी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है और ऐसा चाह रही है कि 2024 में दोनों मिलकर चुनाव जो है वो लड़े। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बीच में इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी मायावती को लेकर? जी अंकुश। देखिए, मायावती ने साफ तौर से पहले ही कई अपने जो है स्पीच में या ट्वीट के जरिए साफ साफ जो मैसेज दिया है कि वो किसी भी साथ की पार्टी के साथ में नहीं जाएंगी, वो अकेले ही जो है वो चुनाव लड़ेंगी। भले ही 2019 की अगर बात की जाए तो वो समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने पूरा अलायंस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसका उनको फायदा भी हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी को वो फायदा नहीं मिल पाया था 2019 में। लेकिन 2024 में जो है वो सपा के साथ न जाकर के वो किसी और पार्टी के साथ भी न जाकर अकेले ही स्टैंड करेंगी, ताकि वो जानती है कि वो अगर किसी और पार्टी के साथ में जाएंगी तो जो उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक के दूसरी पार्टी को जो फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि जो मायावती खुद स्टैंड करेगी, खुद ही पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के बनाए गए अजय राय, उन्होंने भी जो है जल्द लखनऊ में आकर के जो है पार्टी का गठन करने के लिए और बूथ स्तर पर संगठन को विस्तार करने के लिए पूरी एक कमेटी तैयार करने के लिए उन्होंने भी रणनीति तैयार कर ली। तो सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से, लेकिन अंकुश इस बीच बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी के पास उपलब्धियां गिनाने को है। समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है वो कई सारे सवाल जो है इस पार्टी पर उठा रही है, बीजेपी की बात कर रही हूँ, लेकिन इस बीच बात होती है बीएसपी की। उनकी स्थिति क्या है, क्या सवाल उठाएंगे 2024 के लिए? और आप अकेले तो चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे ना, क्योंकि अगर आपको प्रधानमंत्री बनाना है किसी के साथ तो आपको रहना पड़ेगा ना लोकसभा के चुनाव के लिए। जी अंकुश। देखिए, मायावती जी ने शुरुआत से ही जो है जो अपना स्टैंड है वो अपना साफ किया है। यही कारण है कि वो जो अलायंस जो इंडिया बना है उसमें वो साथ में नहीं गई। उन्होंने खुद पूरी तरीके से ये साफ कर दिया है कि वो अकेले ही अपने बल पर जो है पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, भले ही कितनी सीटें आती हैं, लेकिन उन्होंने कमर कस लिया। 2024 की तैयारी को लेकर के कल से वो भी आगाज करेंगी, जिस तरीके से अन्य पार्टियां कर रही हैं। कल से मायावती भी बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश हर एक जानकारी के लिए, पूरे एनालिसिस को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2024 के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच उत्तराखंड से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और साथ ही पंजाब, इन राज्यों के अंदर बारिश इस वक्त आफत बनी हुई है और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना तीनों इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल आपस में तालमेल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तरफ आईएमडी द्वारा लगातार जानकारी दी जा रही है। मौसम विभाग इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए आने वाले समय की पूरी सूचना देते हुए, प्रेडिक्शन करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन की। राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारी है और राज्य सरकार की तैयारी के साथ साथ आपदा प्रबंधन को किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं, उनकी तैनाती किस तरीके से की गई है, ये बड़ी चुनौती आपदा के अंदर रहती है। तो बड़ी जानकारी है। टिहरी में लैंडस्लाइड हो रही है,
4 लोगों की मौत हो गई। इस तरीके की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति बनी हुई है। जब बात कर रहे हैं हम पड़ोसी राज्य पंजाब की, पंजाब में भी आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद, बाढ़ की स्थिति, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। तो इस बीच आपको बता दें बारिश के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, तबाही हो रही है, मौतों का मंजर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में दोनों पहाड़ी राज्यों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या, एक बार फिर दोहरा दूं, मरने वालों की संख्या 88 हो गई है। आईएमडी ने उत्तराखंड में 22 और 24 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका जताई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग सीधा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं हर एक अपडेट के साथ। धनराज, क्या कुछ अपडेट है? बड़ी चुनौती है इस वक्त उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती की जाए। आईएमडी लगातार जानकारी दे रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड और बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही। बिल्कुल सड़क देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर आफत की बारिश लगातार बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बारिश है वो आफत बनकर एक तरीके से उत्तराखंड वासियों पर बरस रही है। और अभी तक की यदि हम बात करें तो कई जगहों पर ऐसे लैंडस्लाइड भी हो चुके हैं और कई गाड़ियां भी इस तरीके से नलियों में दब चुकी है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। यदि अभी हम बात करें टोटल मरने वालों की संख्या भी 88 तक पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से देखा जाए आपका प्रबंधन हो चाहे या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमें कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चंबा में किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ और उस लैंडस्लाइड के बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है वो एक सराहनीय है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो अभी भी यहाँ पर लगातार जारी की गई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र हैं उनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और वहीं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी निर्देश दिए गए। तो धनराज, क्या अभी अगर मैं बात करूं कमांड एंड कंट्रोल की, क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि 22 से 24 अगस्त जो है वो भारी बारिश होते हुए नजर आएगी, तो अनुमान यह है कि भारी बारिश की वजह से काफी चुनौतीपूर्ण इस वक्त का माहौल जो है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सेना को इस वक्त अलर्ट पर रखते हुए उनकी तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है? कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर उन्हें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा तैनाती उनकी रहे? जी धनराज। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ज्यादा तबाही कहीं ना कहीं बारिश बरसा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तबाही होती हुई नजर आ रही है, चाहे हम चंबा की बात करें, टिहरी की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें या चमोली जिले की बात करें, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। तो ऐसे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो एनडीआरएफ की टीम है या एसडीआरएफ की टीम है या फिर आपदा प्रबंधन की टीम है उनको अलर्ट रहने के निर्देश जरूर दिए गए हैं। और वहाँ पर जो संख्या है यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या है उसको बढ़ाने के निर्देश। धनराज, इस बीच ये तो बात हमने करी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की और साथ ही सेना जो अपना सहयोग देगी। एक बड़ा सवाल ये है ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर इस वक्त एक बड़ा बोझ होता है कि नजदीकी जितने भी ट्रॉमा सेंटर हैं या अस्पताल है वहां पर भी डॉक्टर्स की आपूर्ति जो है वो किसी ना किसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपदा के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी, लेकिन वहां पर अस्पताल रहे और अस्पताल के अंदर दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर भी मौजूद रहे। क्या इस पर भी किसी ने चिंता जो है वो जाहिर की है और तैयारी जो है वो की है? जी धनराज। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो है बदहाल है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर टिकने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हो, लगातार निर्देश डॉक्टरों को देते रहते हैं। ट्रामा सेंटर हो या अस्पताल हो, उनको निर्देश देते रहते हैं कि वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसे हादसे बिल्कुल धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, मौसम से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आईएमडी द्वारा ये बड़ी जानकारी दी गई है, 22 से लेकर 24 अगस्त तक भारी बारिश उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल के राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला पूरा दिन बना रहेगा। देखते रहिए GK24/7 न्यूज।